धारा 306 या 307 के अधीन समाधान स्वीकार कर लिया है। मतलब 308 किसके बारे में है? 306 और 7 के बारे में। लोक अभियोजक प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने या तो किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उसका पालन नहीं किया है जिस पर समाधान किया गया था। हाँ। वह ऐसे व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए जिसके बारे में ऐसे समाधान किया गया था या किसी अन्य अपराध के लिए जिसका वह उस विषय के संबंध में दोषी प्रतीत होता है और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भी अपराध के लिए भी विचारण किया जाएगा। कौन दे रहा है ऐसी बात? मतलब कोर्ट को ये बात कौन कह रहा है कि साहब मेरे झूठ बात की है? पीपी क्यों कह रहे हैं? जो विक्टिम की तरफ से, क्योंकि पीपी तो प्रोसिक्यूट करवा रहे हैं एक्यूज को और विटनेस ये था तो विटनेस। परंतु ऐसे व्यक्ति का विचारण अन्य अभियुक्त में से किसी के साथ संयुक्तः नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है, अलग से ट्रायल होगी। परंतु यह और कि मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा और धारा 195 और 340 की कोई बात उस अपराध को लागू न। 195 क्या कह रहे हैं? नहीं, भारत में किया गया है, भारत से बाहर है। नहीं 195 क्या है? 195 नहीं सीआरपीसी। तो मिथ्या साक्ष्य किया जाना है। लोक न्याय के विरुद्ध और दस्तावेजों के बारे में ना, जिसमें अपन ने 193 की बात की थी। तो ये वो वाली बात है ना, 193 और 340 का प्रावधान। सैंक्शन लिया जाना जरूरी नहीं है और उस तरह की बातें नहीं होगी। उच्च न्यायालय की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा, बस इतना सा ध्यान रखें। इसमें रिटर्न कंप्लेंट दे रहा है। नेक्स्ट दूसरा, समाधान स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया और धारा 164 के दिन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा या 306 की धारा 4 के दिन किसी न्यायालय द्वारा अभिलिखित कोई कथन ऐसे विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकता है। 306 में क्या अभिलिखित की है हमने बात अभी विटनेस की परीक्षा हुई थी 306 के 4 में, तो वो वाली बात उसके विरुद्ध इस्तेमाल में कर ली जाएगी। नेक्स्ट तीसरा, ऐसे विचारण में यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उन शर्तों का पालन कर दिया है जिन पर उसे समाधान किया गया था और तब यह साबित करना अभियोजन का काम होगा कि ऐसी शर्तों का पालन नहीं किया गया है। जाहिर सी बात है कि ब्रो ये आदमी क्या कहेगा, विटनेस क्या कहेगा कि साहब जो बातें मुझे पता थी वो मैंने बता दिया। अब कब तक इस बात को ये माना जाएगा कि उसने ठीक बता दिया? जब तक प्रोसिक्यूशन उसको कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं कर देता। चौथा, ऐसे विचारण के समय न्यायालय यदि वह सेशन न्यायालय है तो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाने और समझे जाने के पूर्व, यदि वह मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो अभियोजन के साक्ष्यों का साक्ष्य लिए जाने के पूर्व अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह यह अभियोजन करता है कि उन शर्तों का पालन किया है जिन पर उसे समाधान दिया गया। इसको ध्यान रखना है, सबसेक्शन 4 में दो अलग अलग बातें हैं। यदि कोर्ट ऑफ सेशन है तो वो कब पूछेगा? आरोप की विरचना आरोप पढ़कर सुनाए जाने से पहले। और यदि मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो अभियोजन के साक्ष्य लिए जाने के पूर्व अभियुक्त से पूछेगा। और अभियोजन का साक्ष्य कब लिया जाता है? आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फिर बाद में प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होता है। तो ध्यान रखना कि ऐसी बात कि सह अपराधी को इस तरह के बारे में कब पूछा जाएगा कि आपने इस तरह का अभियोजन कर दिया नहीं कर दिया। यदि कोर्ट ऑफ सेशन है तो बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, और यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो बिफोर एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन। हाँ, यदि अभियुक्त ऐसा अभिवचन करता है तो न्यायालय उस अभिवाद को अभिलिखित करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा और वह मामले में निर्णय देने के पूर्व इस विषय में निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त ने समा की शर्तों का पालन किया है या नहीं। और यदि वह निष्कर्ष निकलता है कि उसने ऐसा पालन नहीं किया है यदि निष्कर्ष निकलता है पालन किया है तो वह इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी दोष मुक्ति का निर्णय देगा। दोष मुक्ति का निर्णय किस मामले में? जब उसने शर्तों का पालन नहीं कर। ठीक है, नहीं करता है तो उसको वापस सह अपराधी बना देंगे। वापस बताओ। अगर ये शर्तों का पालन नहीं तो फिर वो सह अपराधी होता है, तो फिर इस मामले में वो दोष मुक्त होता है। सेक्शन 309 कार्यवाही का मुलतवी किया जाना। मुलतवी किया जाना शब्द अपन ने एक जगह और पढ़ा है कहीं 203 क्या है? किसको? परिवार का लौटाया जाना क्या है? 203 201 204 क्या है?
204 का 4 क्या आधी सी कर दो। 204 का 4 अगर वो फीस और भी देता है तो खाली। तब भी परिवार को खारिज किया जा सकता है। आदेश का तो जारी किया जाना है 204। ठीक है, हो गया ये तो। सेक्शन 309 की बात चल रही थी, मुलतवी करने का मतलब पोस्टपोन करना। अब ये पोस्टपोन किसको कर रहे हैं? कार्यवाही जांच और विचारण के दरमियान कार्यवाही को पोस्टपोन करने की बातें चल रही है। ठीक है, सेक्शन 309 पढ़ो जरा दीपक। कार्रवाई को मुलतवी या स्थगित करने की शक्ति। प्रत्येक जांच या विचारण में कार्रवाई सभी हाजिर साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएगी, जब तक कि ऐसे कारणों से जो लेटमेंट किए जाएंगे न्यायालय उन्हें अगले दिन से परिस्थिति करना आवश्यक न समझे। एक बात तो ये है कि जब तक कि न्यायालय इस बात को समझता नहीं है कि साहब उसको एडजॉर्न करना चाहिए, तब तक नहीं किया जाएगा। परंतु जब जांच या विचारण भारतीय दंड संहिता की धारा इन आरोप पत्र फाइल किए जाने की तारीख से 2 मास की अवधि के भीतर पूरा करें। इसको तो रट ही लेना आप लोग। 4 से हाँ कि साहब जांच या विचारण आरोप पत्र फाइल किए जाने के 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। कौन से अपराधों में? 376 ABCD है, इसमें 352, 354 और 354 ABCD नहीं है। 376। हाँ, केवल 376 और 376 के ABCD के जो भी प्रोविजन है वो है। यही बात हमने देखी थी एक सेक्शन में। कहाँ पर? 173 में क्या था कि पुलिस अधिकारी को इस तरह की चार्जशीट कितने समय के अंदर? 2 महीने 2 माह या 3 माह? 2 महीने ऐसा अपराध होने के 2 माह के भीतर या ऐसे अपराध की सूचना प्राप्त होने के 2 सूचना माह? प्राप्त होने से। भाई अपराध तो कितने टाइम भी पहले हो सकता है। ठीक है, उसमें भी 2 महीना है, इसमें भी 2 महीना है। ठीक है, यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या एक विचारण मिनट रुकना। अपन ने इसके साथ में सेक्शन नंबर 374 का भी 4 लिखा हुआ हाँ है। सर लिखा हुआ है। क्यों लिखा है? एक बार निकालो तो 374 इसी तरह की बात लिखी। देखो अपील वाली बात हुई तारीख से 6 माह की अवधि के भीतर किया जाए। अरे वाह, ये तो याद है। ये आपने 6 माह लिखा है वहां पर 374 के बाद। ठीक है, तो इन 3-4 टाइम पीरियड्स को थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। एक 373 की होगी बात, एक होगी सेक्शन 309 की, और एक बात होगी सेक्शन नंबर 474 के 4। तो 309 के पास में लिख देना 474 का 4। हाँ, नेक्स्ट। यदि न्यायालय किसी अपराध का हाँ, संज्ञान एक दूसरी बात और कि आरोप पत्र जो है, आरोप पत्र पूरे सीआरपीसी में यही शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसको अपन ने चार्जशीट का है। चार्जशीट केवल सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 309 में बता रखा है, बाकी सब जगह अपन क्या कहते हैं उसको? पुलिस रिपोर्ट। चलो, यदि न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करने या विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात ये आवश्यक या उचित समझता है कि किसी जांच या विचारण का प्रारंभ करना मुलतवी कर दिया जाए या उसे स्थगित कर दिया जाए, तो वह समय समय पर ऐसे कारणों से जो लेखन किए जाएंगे ऐसे निबंधों पर जैसे वह ठीक समझे उतने समय के लिए जितना वह उचित समझे उसे मुलतवी या स्थगित कर सकता है। और यदि अभिरक्षा में है तो उसे वारंट द्वारा प्रेषित कर सकता है। परंतु कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को इस धारा के अधीन एक समय में 15 दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रेषित नहीं करेगा। क्या हुआ इसमें? क्या चल रहा है? जांच और विचारण 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी दे दी। 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी जैसे ही खत्म होगी उनको वापस मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाएगा। तो पुलिस की गाड़ी घूमती है ना जिसमें ये अंडर ट्रायल प्रिजनर जिनको हर 15 दिन से वापस, ये वही 15 दिन है। बाकी ये नॉर्मल बातें ही है कि साहब स्थगन कब मंजूर करेंगे? जब परिस्थितियाँ नियंत्रण से ज़्यादा परे नहीं हो जाए, व्यस्त नहीं हो जाए। ये तो कर लोगे अपन ने सीआरपीसी में, सीपीसी वगैरह में देख रखा है। खुश रहो बेटा, बैठो। स्थानीय निरीक्षण सेक्शन नंबर 310 कौन से सेक्शन से लिंक किया था? 103 से। वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम का था और ये है जांच और विचारण के टाइम। बस केवल ये ध्यान रखना, पक्षकारों को सम्यक सूचना देने के पश्चात, हाँ, मजिस्ट्रेट कब करेगा? जहाँ जांच करनी है वहां पर पक्षकारों को सम्यक रूप से सूचित किए जाने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब खुद किसी एरिया विशेष पर जाकर
स्थानीय निरीक्षण कर सकता है। हिमसेल्फ हाँ, कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी जांच और विचारण अन्य प्रक्रम में पक्षकारों को सम्यक सूचना दिए जाने के बाद पश्चात अपराध का किया जाना अभिकथित है किसी स्थान में जा सकता है, निरीक्षण कर सकता है। आज ये आप क्या लिखे हैं? आपकी बुक है। बच्चे को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति, नॉर्मल सी बात लिखी हुई है कि मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि साहब या फिर प्रोसिक्यूशन को या फिर प्रतिरक्षा किए जाने वाले पक्षकार को कभी लग रहा है कि साहब एक ऐसा व्यक्ति है जो साक्षी के रूप में छूट गया है, उसको साक्षी के रूप में जोड़े जाने के लिए 311 की एप्लीकेशन सबकी कोर्ट में पेश किया जाता है कि साहब ये आदमी था जो अभी तक इस कार्यवाही से छूटा हुआ है, आप मेहरबानी करके इसको साक्षी के रूप में जोड़ लें और इसकी परीक्षा ले लें। कोई न्यायालय संहिता के अधीन किसी जांच विचारण और अन्य कार्यवाही के किसी भी कार्य में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी व्यक्ति को जो हाजिर है यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन नहीं किया गया परीक्षा कर सकता है। कोर्ट के अंदर जो मौजूद है लगा कि साहब ये अप्रोप्रिएट पर्सन है जिसके बारे में बात की जा सकती है, उसकी परीक्षा करवा जा सकती है। किसी व्यक्ति की जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुलाई जा सकती है, उसकी पुनः परीक्षा कर सकते हैं। हो जाएगा सेक्शन 311। जब हम 311 पढ़ते हैं तो इस सेक्शन इसके साथ में 319 भी अपन साथ साथ में पढ़ते हैं। 319 क्या कह रहा है? जहां ऐसा लगता है कि साहब ऐसा कोई एक्यूज्ड व्यक्ति था जो अभी तक छूट गया है, तो किसी व्यक्ति को अपराधी के रूप में नया जुड़वाया जाना है बावजूद उसके कि एफआईआर में नाम है या नहीं है, चार्जशीट में नाम है नहीं है, नया एक्यूज जोड़े जाने के लिए 319 की एप्लीकेशन। 319 कह रहा है अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की न्यायालय की शक्ति। जहां किसी अपराध के जांच और विचारण के दौरान साक्ष्य में प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने अभियुक्त नहीं है ऐसा अपराध किया है जिसके लिए अभियुक्त के साथ में विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए जिसके उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है कार्यवाही कर सकता है। मतलब अभी तक वो एक्यूज नहीं है मगर एविडेंस में कहीं कि ऐसा लगा कि नहीं अपराध केवल इस एक आदमी ने नहीं, इस दूसरे आदमी ने भी किया। जहाँ ऐसा व्यक्ति न्यायालय में हाजिर नहीं है वहाँ पूर्वक प्रयोजन के लिए उसे मामले की परिस्थितियों की अपेक्षा अनुसार गिरफ्तार या सम्मन किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार या सम्मन न किए जाने पर भी न्यायालय में हाजिर है, ऐसे न्यायालय के द्वारा उस अपराध के जिसका किया जाना प्रतीत होता है जांच और विचारण के प्रयोजन के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। जहां न्यायालय किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 1 के अधीन कार्यवाही करता है उस व्यक्ति के बारे में कार्यवाही फिर से प्रारंभ की जाएगी और साक्ष्यों को फिर से सुना जाएगा। जाहिर सी बात है नई कार्यवाही शुरू होगी। और खंड 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मामले में ऐसे कार्यवाहियां की जा सकती है मानो वह व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच और विचारण प्रारंभ किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसेक्शन बी वाला जो बताया। ये इसी प्रकार से है ना सर कि जिसको अपराध हो गया और एक मतलब मिला नहीं है, हाँ, और बाकी को तो हम दोस्त कर दिया कि वो मिलेगा जब उसको भी उसी कर सकते। ये कह रहा है साथ में ट्रायल किया जाना ट्रायल चाहिए। अभी ट्रायल खत्म नहीं होगी, ट्रायल चल रही है, उसके वक्त के दौरान उस व्यक्ति को अपराधी कब समझा जाएगा जब ऐसे मामले का न्यायालय के द्वारा संज्ञान ले लिया गया। ऐसा ही करेंगे व्यक्ति उस समय अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान किया था। जब इस आदमी को समन के रूप में अभियुक्त के रूप में लिया गया उस वक्त संज्ञान किया गया नहीं, जब इस अपराध का संज्ञान किया गया था ये आदमी उसी वक्त से अभियुक्त व्यक्ति समझा जाएगा। इसको ध्यान रखना। तो सेक्शन 311 319 हो गया दोनों। तो 311 का एक एप्लीकेशन है नया साक्ष्य जोड़े जाने की और 319 नया एक्यूज आदमी जोड़े जाने की। एफआईआर में भी नाम नहीं होता, पुलिस वगैरह कई बार खाई पी करके उसका नाम हटा देते हैं, वही बात नए आदमी को जोड़े जाने के लिए। सेक्शन 311 ए नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। कर लोगे सेक्शन 311 है किसी आदमी को उसका सिग्नेचर के क्रॉस साइन करने किए जाने की शक्ति है बस केवल। सेक्शन 312 परिवादी और साक्ष्यों का व्यय
परिवादी किसे कहते हैं ऋतिक? परिवादी किसे कहते हैं? जो मतलब ये रिपोर्ट निकालता है, कौन सी रिपोर्ट निकालना? जो FIR वगैरह, उसको तो इन्फॉर्मेंट कहते हैं। परिवादी वो होता है जो सर दवा पेश करता है। दवा तो सिविल सूट पे पेश, सिविल कोर्ट में पेश। पसंद है उसके ना प्लेंटी को बोलता है। हाँ तो प्लेंटिफ तो होता ही नहीं है यहाँ पे। रेस्पोंडेंट तो अपील जब करते हैं ना, जिससे सामने वाला आदमी होता है उसको हम रेस्पोंडेंट कहते हैं। परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्शन 2 पढ़ा है ना आपने, डेफिनेशन लिखा हुआ है परिवार 2D, क्या लिखा? 2D में ना, 2F में, F में हाथ में परिवार लिखा हुआ, याद आया? कंप्लेंट क्या है परिवार क्या? कंप्लेंट। ठीक है, कंप्लेंट का मतलब क्या है? कंप्लेंट मतलब तो सर यही है क्या अपन किसी की कंप्लेंट करते हैं। क्या है यश? और क्या कह रहे हैं? किसी व्यक्ति के पास, आज के बाद ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के पास अपराध घटित होने की दो स्थितियाँ होती है। या तो वो जाएगा FIR करवाने के लिए पुलिस थाने में, यदि अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और यदि अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कोई आदमी पुलिस थाने में नहीं जाकर कहाँ जाएगा? मैजिस्ट्रेट के पास, और कहेगा सर मेरे इस तरह की बात हो गई है, मेरी बच्ची को पलाया था, वहाँ पर बच्ची के साथ में मारा कुटाई होगी, उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो एक पिता कोर्ट में जाकर अपनी बच्ची के फेवर में बात कह रहा है कि सर उन्होंने मारा पीटी कर ली, थोड़ा सा ध्यान रखो। तो मैजिस्ट्रेट को ये बात कह रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कह रहा है? उस मैजिस्ट्रेट के सामने परिवार पेश करना है, कंप्लेंट पेश करना है। समझ में? परिवार किसे कहते हैं? मैजिस्ट्रेट के सामने न्यायिक रूप से कार्रवाई किए जाने के दरख्वास्त को परिवार है। कहाँ आगे हम? परिवादी और साक्ष्यों का वे। एक बार नलिनी पढ़ो, क्या कह रहा है सेक्शन 312? राज्य सरकार द्वारा बनाए एक बार रुको, महेश नहीं, ऋतिक तुम पढ़ो तो 312 परिवादियों और साक्ष्यों का व्यय का नहीं है, के है। व्यय का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिव। तो उसमें क्या लिखा है? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंसेस, क्या होता है एक्सपेंसेस का मतलब? बयान करना, एक्सपेंस का मतलब बयान है, खर्चे। हाँ, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए यदि कोई दंड न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसे न्यायालय के समक्ष इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजन से हाजिर होने वाले किसी परिवादी या साक्षी के उचित व्यय के राज्य सरकार द्वारा दिए जाने के लिए आदेश दे सकता है। तो साक्षी और परिवादियों के खर्चों के लिए आदेश दे रहा है कोर्ट। कौन सी कोर्ट दे रही है? मजिस्ट्रेट कोर्ट है या सेशन कोर्ट? कहाँ लिखा हुआ है? दंड न्यायालय लिखा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट शांति के सभी शामिल है। तो सेक्शन नंबर 312 में परिवादी और साक्ष्यों के व्यय है, खर्चे हैं। इसी तरह की बात सेक्शन नंबर 304 में पढ़ी थी अपन ने कि यदि एक्यूज के पास में अपनी बात प्रतिरक्षा किए जाने के लिए वकील साहब नहीं है तो फिर उसके लिए लीगल एड के प्रावधानों को देखते हुए किसी भी आदमी को वकील साहब अपॉइंट करवाया जा सकता है। साक्ष्यों के लिए सर 160 के 2 में भी खर्चे होंगे। वो किसके सामने आते हैं 160 में? पुलिस अधिकारी के सामने। यहाँ किसके सामने आ रहे हैं? मैजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 313। सेक्शन नंबर 313 और 315 दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शंस हैं। Power to examine the accused. सबसे पहले सवाल सेक्शन नंबर 313 का कि
313 का लक्ष्य क्या है, 313 का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके। ये उसका मोटो है कि साहब उसकी परीक्षा क्यों की जाती है कि साहब अभियुक्त के द्वारा उसकी उन परिस्थितियों को स्वयं उसी के द्वारा स्पष्ट किए जाने के लक्ष्य से की जाती है। किसी प्रकरण में अभियुक्त को चेतावनी नहीं, अभियुक्त को पहले से चेतावनी दिए बिना उसे ऐसे प्रश्न किया जा सकता है जो कि न्यायालय ठीक समझे। अभियोजन के साक्ष्यों की परीक्षा किए जाने के पश्चात और अभियुक्त से अपनी प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व उस मामले के बारे में उसे साधारणतः प्रश्न करेगा। स्टार मार्क करके सेक्शन नंबर 313 की परीक्षा कब हो रही है? डिफेंस का एविडेंस होने के पहले। किसी सम्मन मामले में जहां न्यायालय में अभियुक्त को व्यक्ति हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है, वहां खंड 6 के अधीन उनकी परीक्षा से भी अभिमुक्ति दे सकता है। हाँ, ऋतिक, किसी आदमी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए जाने से लिए मना कब करते हैं? कि साहब आपको उपस्थित होने की जरूरत नहीं है जब वो न्यायालय में न्यायालय के प्रस्तुत नहीं हो सकता है, तब जब वो कैपेबल नहीं हो, अगर उसकी एज ज़्यादा हो, एज हो या फिर वो डिसेबल हो। ये कौन से सेक्शन की बात कर रहा है कि एज ज़्यादा है या डिसेबल है? ये कह रहा है सेक्शन नंबर 160, जिसमें क्या क्राइटेरिया है? 15 साल से कम और 65 से ज़्यादा या महिला। आपने घोड़ा घोटाला कर दिया पूरा। कहना तो यही चाह रहे थे। तो ये मैंने पूछा ही नहीं है। अब मैंने आपसे जो पूछा उसका सवाल का जवाब दो। न्यायालय के सामने अभी जो भी अपन ने बात करी है, न्यायालय के सामने कोई आदमी को कब नहीं बुलाए जाने की बात कही जाती है? जब वो अगर वो नहीं हो, देखो अभी अपन है ना अमूमन अपन इससे यही क्वेश्चन पूछते हैं, बस अब अपन थोड़ा सा अलग ढंग से पूछ रहे हैं। आपसे एक रिटर्न अटैक क्वेश्चन पूछते हैं, वो कौन सा है? कौन सी धारा का क्वेश्चन है जो अपन आपसे रिटर्न अटैक पूछते हैं? 206 का पेटी ऑफेंसेस क्या है? कि साहब जब कोई आदमी हाँ, घर पर बैठ समझ के गया, कहने का मतलब समझ गया। अगर जो मामला मतलब छोटा अपराध हो जो 1 साल या 2 साल से कम होता हो, तो उसमें समझने की जरूरत नहीं, आप खुद ही कबूल एक्सेप्ट कर लो, जुर्माने को भेज दो। अब जब वो अभियुक्त व्यक्ति को सामने आने की छूट दे रखी है तो फिर उसमें क्या एग्जामिन करवाएगा क्या? ये कह रहे हैं। ठीक है। अभियुक्त की परीक्षा से अभिमुक्त हो जाएगी। नेक्स्ट, जब अभियुक्त की उपधारा 1 के अधीन परीक्षा की जाती है तब उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी। जहाँ कोई भी अपन शपथ पर कोई एविडेंस नहीं लेते, इसका मतलब फिर अपन उसका क्रॉस एग्जामिन नहीं करवाते। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करने से या उसे मिथ्या उत्तर देने से उसके विरुद्ध कोई भी दंडनीय कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अपन ने उसको प्रायर इंटीमेशन नहीं दिया कि साहब आपके विरुद्ध इसी तरह की कोई बात होगी। अच्छा, इस तरह की बात क्यों पूछ रहे हैं कि साहब मजिस्ट्रेट साहब बैठे हैं, कार्रवाई चल रही है, एक ही उससे अचानक कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि साहब कौन कौन थे तुम्हारे साथ? अब वो बता दें सर, या तो कोई ना माइंड मैच्योर करके आकर बैठा है, तो हो सकता है कि साहब मजिस्ट्रेट के सवाल का जवाब घुमा फिरा के दे दें और एकदम रैंडमली क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन का आंसर भी एकदम ठीक आ जाए। और मकसद भी क्या है? अभियुक्त अपनी विपरीत परिस्थितियों को सामने स्पष्ट कर सके, यही उसका मोटो है। तो जब हम उससे रैंडमली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिना इंटीमेशन के पूछ रहे हैं, तो फिर इस तरह का कोई क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा। और यदि वो झूठ भी बोल देता है तो फिर सेक्शन नंबर 193 की कार्रवाई नहीं होगी उसके ऊपर। नेक्स्ट, अभियुक्त के द्वारा किए गए उत्तरों पर उस जांच या विचारण में विचार किया जा सकता है और किसी अन्य ऐसे अपराध की जिसका उसके द्वारा किया जाना दर्शाने की उन उत्तरों की प्रवृत्ति हो, जिसे किसी अन्य जांच या विचारण में ऐसे उत्तरों को उसके पक्ष के या उसके विरुद्ध साक्ष्य के तौर पर रखा जा सकता है। कहा कि साहब ना आपने उस आदमी का मर्डर किया या नहीं किया, तो वो कह रहा है कि सर हम लोगों ने उसके मर्डर नहीं किया पर उसके घर में चोरी जरूर की है। तो स्टेटमेंट कौन सा आ गया? उस स्टेटमेंट से अन्यथा स्टेटमेंट आ गया। तो अब इस दूसरे स्टेटमेंट का क्या करेगा न्यायालय? कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को भेज देगा इसी एविडेंस को रिपोर्ट करके, और इसी एविडेंस को उसके समक्ष इस्तेमाल में लिया जा सकता है। न्यायालय सुसंगत प्रश्न तैयार करने में जो अभियुक्त से पूछे जाने हैं, अभियोजन और प्रतिरक्षा काउंसिल की सहायता ले सकेगा और न्यायालय अभियुक्त के द्वारा इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में लिखित कथन फाइल करने की अनुज्ञा दे सकता है। सबसेक्शन नंबर 5,
न्यायालय किन किन व्यक्तियों की सहायता ले सकता है अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछने के लिए एक्यूज्ड से? अभियोजक और प्रतिरक्षा दोनों के काउंसलर से इस तरह के सवाल जवाब पूछ सकते हैं कि साहब बताइए अपन और किस इस तरह के क्वेश्चन पूछे जिससे कि इसका 30% हो जाएगा। सेक्शन नंबर 313 स्पष्ट रूप से रट लेना। सेक्शन नंबर 313 एक्यूज्ड व्यक्ति की परीक्षाएं जो ओथ पर नहीं हो रही है परिस्थितियों को स्पष्ट करवाने के मकसद से है और काउंसलर कौन कौन सा है? प्रतिरक्षा का काउंसिल और प्रोसिक्यूशन के काउंसिल दोनों से राय सलाह मशवरा करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्रति परीक्षा नहीं, ऐसी अभियुक्त की परीक्षा कब होगी? प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के बाद, प्रतिरक्षा के एविडेंस के पहले। सेक्शन 314 कर लो भाई। क्या है? मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन। क्या है मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन? ओरल आर्ग्यूमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट। लिखित बहस भी कर सकते हैं, मौखिक बहस भी हो सकती है और लिखित बहस भी हो सकती है। लिखित बहस का मतलब ये हो गया कि बहस के बिंदुओं को डालकर मजिस्ट्रेट साहब को पेश कर दिया, जिसके अपन ने किससे काउंटर साइन करवा लिया? प्रोसिक्यूशन से या प्रतिरक्षा से। अब उसी के बारे में प्रोसिक्यूशन या प्रतिरक्षा वाला क्या करेगा? उसी को लिखित पे सवालों का जवाब देके पेश कर देगा। ये हो गया कौन से साक्ष्य हो गया? रिटन। और वैसे ओरल में क्या होता है? आदमी को खुद को बुलाया जाता है, उससे क्वेश्चन पूछता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। समझ के आपने कभी देखा कोर्ट की कार्यवाही में इस तरह की बातें? ठीक है, कर लो के सेक्शन नंबर 314 याद रखना। 314 मौखिक साक्ष्य और बहस का ज्ञापन दोनों के बारे में। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 315 जो अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना बताता है। जैसे ही हम सेक्शन नंबर 315 की बात करेंगे, दीपक इंडियन एविडेंस एक्ट के कौन से सेक्शन का हवाला रहेगा? आर्टिकल 23। आर्टिकल नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्शन 3 नहीं, क्या सपापर कौन सा सर? सेक्शन नंबर 315 कह रहा है अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी कॉम्पिटेंट विटनेस है एक्यूज पर्सन। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का कौन सा सेक्शन बताता है कि साहब एक्यूज भी एक विटनेस एविडेंस है या नहीं है? 120। इसमें क्या क्या लिखा है कि साहब सिविल वाद में वाद के पक्षकार और वाद के पक्षकारों की पति और पत्नियां, और क्रिमिनल वाद में एक्यूज व्यक्ति के पति और पत्नियां सक्षम साक्ष्य होगी। एक्यूज व्यक्ति की बात नहीं लिख रखी है। एक्यूज व्यक्ति के बारे में कहाँ बात आ गई है? सेक्शन नंबर 315। और यदि अपन बात करें कि साहब विक्टिम का कॉम्पिटेंस एंड विटनेस होता है, कहाँ बयान करवाते हैं? सेक्शन नंबर 364 में स्टेटमेंट हो रहा है। सेक्शन नंबर 164 में कन्फेशन की रिकॉर्ड हो रहा है। आपको बताएगा 164 में क्या रिकॉर्ड हो रहा है? कन्फेशन। कन्फेशन कौन दे रहा है? एक्यूज। और एक्यूज ही तो दे रहा है। क्या एक्यूज के दिए गए कन्फेशन पर किसी आदमी को दोषित किया जा सकता है? मतलब या उसको खुद को दोषित किया जा सकता है? किया जा सकता है, इसीलिए तो 164 में कन्फेशन करवा रहा है। तो सेक्शन नंबर 164 और 315 के हवाले से एक्यूज व्यक्ति भी खुद क्या है कि कॉम्पिटेंट विटनेस है, सक्षम साक्षी। अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होगा। साफ लिख दिया कि एक्यूज व्यक्ति है जो खुद भी सक्षम साक्षी होगा। सेक्शन नंबर 164 में तो वो अपने विरुद्ध बयान दे रहा है। सेक्शन नंबर 315 के अंदर वो ऐसी कार्यवाही जो उसके विरुद्ध साबित हो चुकी है उसको ना साबित करने के लिए बयान दे रहा है। नंबर दूसरी बात, क्या हम किसी भी एक्यूज व्यक्ति को, किसी भी अपराधी को उसके खुद के विरुद्ध या उसके खुद के पक्ष मतलब उसकी खुद के विरुद्ध चलने वाली कार्यवाही में कोई एविडेंस दिए जाने के लिए बात कर सकते हैं? जैसे ये सवाल आएगा कि साहब आपने एक्यूज को खुद को परेशान क्यों किया? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20(3) क्या कहता है? किसी आदमी को सेल्फ इंक्रिमिनेशन किए जाने से के लिए विवश नहीं किया जा सकेगा। तो इसकी छूट हमें सेक्शन नंबर 315 का कौन सा आधार दे देगा? सेक्शन नंबर 315 में कोई एक्यूज व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस हो जाने की बात कभी कहेगा जबकि वो खुद एक एप्लीकेशन मूव करे कि साहब मैं इसमें अपनी तरफ से इस तरह का बयान करना चाहूँ। तो सेक्शन नंबर आर्टिकल 20(3) कहता है विरुद्ध उसको खुद को अपन प्रताड़ित नहीं कर सकते। बात क्या आ गई है? सब प्रताड़ित नहीं किया, उसकी खुद की सहमति से हम लोगों ने ऐसी बात कही। तो सेक्शन नंबर 315 के आसपास इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 120, सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 164 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 20(3) लिख लेना साथ। पढ़ो जरा जीतू 315। अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होगा। कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए किसी दंड न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है
प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होगा और अपने विरुद्ध या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नासाबित करने के लिए सतर्क साक्ष्य दे सकता है। देखो कौन कौन से किस किस के उसमें साक्ष्य दे रहे हैं, अपने विरुद्ध या अपने साथ में विचारित उसको और उसके साथ में जो विचारित उस व्यक्ति को हम क्या कह रहे हैं, वो सह अभियुक्त। तो यहाँ पर लिख देना सह अभियुक्त के विरुद्ध भी साक्ष्य देने के लिए विटनेस वो कॉम्पिटेंट है। और ऐसे सह अभियुक्त के साक्ष्य की गवाही कहाँ रिलेवेंट होगी, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 30 में। समझे जी, तो क्या बात की है वीडियो वाला। उनके विरुद्ध तो या उनके पक्ष में तो गवाही नहीं दे सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति के भी विरुद्ध और पक्ष में दे सकता है जिस व्यक्ति के साथ उसका ट्रायल होगा। और जब किसी आदमी के साथ में ट्रायल होता है तो वो क्या होता है, उसका सह अपराधी। हाँ, ना साबित करने के लिए कर सकते हैं, परंतु वो स्वयं अपनी लिखित प्रार्थना के बिना साक्षी के रूप में न बुलाया जाएगा। याद रखना, लिखित प्रार्थना को कोष्टक में डाल देना। नेक्स्ट, उसका स्वयं साक्ष्य न देना पक्षकारों में से किसी के द्वारा या न्यायालय द्वारा किसी टीका टिप्पणी का विषय न बनाया जाएगा और न उसे उसके या उसी विचारण में उसके साथ आरोपित किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई उद्धारणा ही की जाएगी। क्या कहा है कि साहब यदि कोई वो साक्ष्य नहीं देता है तो इसका मतलब न्यायालय के बारे में, न्यायालय के द्वारा उसके बारे में कोई उद्धारणा नहीं बनी जाएगी कि साहब ये आदमी चुप्पी धारण किया हुआ, इसका मतलब इसने अपराध किया है या इसने अपराध नहीं किया है। तो ना तो कोई प्रिजम्पशन उसके बारे में और ना ही उसके साथ में विचारित किए जाने वाले किसी व्यक्ति के बारे में। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में धारा 98 या धारा 107 या धारा 108 या धारा 109 या धारा 110 या एक मिनट, धारा 107 क्या कहती रहती, 107 से 107 151 की कार्रवाई। सर वो संज्ञा अपराधों में पकड़ने का है, क्या है एक संज्ञा अपराध में कॉम्युनिकेबल ऑफेंस महेश, क्या 107 क्या है दीपक? अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको बाउंड करता है। तो यही है कि साहब जब 107 108 109 और 110 अन्य दशाओं में राजद्रोहात्मक बातें फैलाने के लिए संदिग्ध आभ्यसिक अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर। अब जब कोई मामला किसी आदमी के ऊपर खुद के ऊपर ही चल रहा है तो वो अपने विरुद्ध और अपने पक्ष में कोई बात कहेगा या नहीं कहेगा? बिल्कुल कहेगा। ये इसने कहा है कि साहब परंतु धारा 108 109 और 110 वगैरह में के भाग के अधीन कार्यवाही संस्थित की जाती है, तो इसी कार्यवाही में अपने आप को साक्षी के रूप में पेश कर सकता है। ध्यान रखना, अभी तक जो कार्यवाही थी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की थी, अब ये कार्यवाही है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की है। परंतु 108 109 के अधीन ऐसे व्यक्ति के द्वारा साक्ष्य न देना पक्षकारों में किसी न्यायालय में टीका टिप्पणी का विषय नहीं बनेगा। सेम वो की भी बात है जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट के बारे में लिखा। सेक्शन नंबर 316। भाई अपन लोग जहाँ की भी टिप की बात करते हैं तो इस टिप का मतलब क्या होता है, हमने ये टिप उठाया है सेक्शन नंबर 24 इंडियन एविडेंस एक्ट। जब कभी कोई आदमी कन्फेशन करता है तो उसको किसी तरह की टिप नहीं दी जाएगी, थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस नहीं किया जाएगा। इसी तरह की बात हमने देखी थी जब पुलिस अधिकारी किसी आदमी का 161 का बयान ले रहा है तो उसमें भी 162 में हस्ताक्षर साइन भी नहीं करवाए जा रहे हैं और टिप भी नहीं दी जा रही है। मतलब पुलिस अधिकारी ना तो उसको धमकी देगा, ना कोई उत्प्रेरणा देगा, ना ही कोई वचन देगा कि साहब आप इस तरह की बात को स्वीकार करें। सेम इसी तरह की बात सेक्शन नंबर 316 में तो क्या बोलते हैं, ऐसे कि मैं तो वचन देता हूँ, मैं सजा माफ कर दूंगा, सब बच्चे बड़ा मूवीज में बोलते हैं ना कि तुम तुम्हारा गुनाह कबूल कर दो, सजा कम सजा कम कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो तो सर उत्प्रेरणा होती है ना, इसमें उत्प्रेरणा को इसमें शब्द उत्प्रेरणा को शामिल नहीं किया, इसमें केवल थ्रेट और प्रॉमिस है, इंड्यूसमेंट नहीं। सरकारी गवाह को जब हम लोग कहते हैं ना कि साहब यदि आप अपनी परिस्थितियों को परिचित करवा देते हो तो आपकी दंड दिए जाने उसको बंद किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, एक इंड्यूसमेंट हो गया। तो सेक्शन नंबर 316 में इंड्यूसमेंट शब्द शामिल नहीं किया है।
धारा 306 और 307 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी भी वचन या धमकी के द्वारा या अन्यथा कोई भी असर अभियुक्त व्यक्ति को इस उद्देश्य से नहीं डाला जाएगा कि उसे अपनी जानकारी किसी बात को प्रकट करने या न करने के लिए उपयोग किया जाए। प्रेरणा दे सकता है। प्रेरणा वो इंडोर्समेंट ही है। सेक्शन नंबर 316 वो रिलेटेड है सेक्शन नंबर 306 और 307। सेक्शन 317 जब अपन सेक्शन 317 पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ में आप लिख देना सेक्शन नंबर 115, 205 और 299। 253 भी एक मिनट याद करने दो। 253 क्या है? 253 तो समरी ट्रायल है। समन ट्रायल है और समन ट्रायल में क्या है? 253 उसकी गैर मौजूदगी में होना है क्या? अच्छा, उसकी गैर मौजूदगी सेक्शन नंबर 206 के अंदर यदि हुए तो देखो क्या है 253 ये मेरे हिसाब से छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी बनने के अभिवाद। हाँ, तो वो क्या कर रहा है 206 का अपने ट्रिपलिंग ऑफेंसेस का समझ भेजा था तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में ये जब सारे सेक्शन है ना 115, 205, 253, 299 और 317 ये सब एक्यूज्ड की गैर मौजूदगी में किए जाने वाले काम। तो क्या जांच और विचारण अभियुक्त व्यक्ति की गैर मौजूदगी में किया जा सकता है? लिखा हुआ है कि यदि न्याय के हित में आवश्यक इस संहिता के अधीन जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे समाधान हो जाता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की व्यक्ति का हाजिरी न्याय के हित में आवश्यक नहीं है। मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसको लाया जाना जरूरी नहीं है कि अभियुक्त न्यायालय की कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता है, तो ऐसे अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने वाले प्लीडर के द्वारा किए जाने की दिशा में वह न्यायाधीश मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और उसके नहीं आएगा तो भी वो जांच और विचारण की कार्यवाही को आगे चालू रख सकता है। हो जाएगा 317 इजी है, कोई खास नहीं। सेक्शन 318 जहां पर अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझ रहा है, कार्यवाही पूरी खत्म हो गई और न्यायालय को चाहिए कि उसको उसके द्वारा क्या कर दिया गया है? दोष सिद्ध कर दिया गया है। पढ़ो जरा दीपक। प्रक्रिया जहाँ अभियुक्त कार्रवाई नहीं समझता है यदि अभियुक्त विकृत ना होने पर। ये देखो इसमें ना विकृत चित्तता की बात नहीं लिखी हुई है, इसमें लिख रखा है कि विकृत चित्त नहीं है। तो यदि कोई आदमी विकृत चित्त नहीं है फिर भी कार्यवाही को नहीं समझ रहा है तो क्या स्थिति हो सकती है? लैंग्वेज की हो सकती है। अपन ने सिंगम मूवी का एग्जाम्पल देकर देखा भी था। विकृत चित्त ना होने पर भी है कि उसे कार्रवाई समझाई नहीं जा सकती तो न्यायालय जांच या विचारण में अग्रसर हो सकता है और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की दशा में यदि ऐसी कार्रवाई का परिणाम दोषित है तो कार्रवाई को मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ उच्च न्यायालय भेज दिया जाएगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश देगा जैसा ठीक समझा। क्या हो गया है? किसी कोर्ट ने किसी ऐसे आदमी को जो कार्यवाही नहीं समझ पा रहा है दोषित कर दिया है तो फिर वो कोर्ट को क्या करेंगे? अपने घर थोड़ी ले जाएंगे, उसकी कार्यवाही की रिपोर्ट को हाई कोर्ट को भेज देगी और सब देख लेगी आपको जो करना होगा। सेक्शन नंबर 319 हमारा हो गया। सेक्शन नंबर 320 रटी रटाई बात कौन सा मामले है? कंपाउंडिंग ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस किसे कहते हैं? जिनमें राजीनामा हो सकता है, राजीनामा योग्य है। इसमें दो लिस्ट दे रखी है, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2। लिस्ट नंबर 1 में दिया गया है ऐसे ऑफेंस जिसमें दो पक्षकारों के बीच राजीनामा किए जाने के लिए न्यायालय की सहमति की आवश्यकता, और लिस्ट नंबर 2 में न्यायालय की सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं, ऑफेंस का नाम मैं बताऊँ जिसका ध्यान रखना है उसके बाद। सबसेक्शन नंबर 2
नीचे दिए गए सारणी में दंडनीय अपराधों का शमन उस न्यायालय की अनुज्ञा से जिनके समक्ष ऐसे अपराध का लिए कोई अभियोजन लंबित है, उस सारणी के तृतीय स्तंभ में लिखित व्यक्ति के द्वारा ही किया जाएगा। न्यायालय की अनुज्ञा से, इसको कोष्टक में डालते हैं। सबसेक्शन नंबर 2 न्यायालय की अनुज्ञा की बात कह रहा है। इस यदि अपन टेबल को देखें तो टेबल में कितने कॉलम है? 3 कॉलम। फर्स्ट कॉलम ने बताया अपराध, दूसरे ने बताया अपराध की धारा, और तीसरे ने बताया कि कौन व्यक्ति होगा जो ऐसे अपराध में शमन करवा सकेगा। क्या सेक्शन नंबर 452 एक शमनीय अपराध है क्या? देखकर बताओ क्या है 452 आईपीसी, सॉरी 452 354 क्या है 354? हाँ देखो है क्या चीज? स्त्री के विरुद्ध अपराध है, शमनीय अपराध नहीं है। याद रखना कि यदि सेक्शन नंबर 354 का ऑफेंस यदि किसी पर लगता है और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी हो चुका है, ट्रायल चल रही है, तो ये राजीनामा योग्य ऑफेंस नहीं है। और यदि ये ना इंसर्टेड किया गया है क्या? एक मिनट, पर इसमें इंसर्टेड कहाँ किया है? या ये टेबल पहले थी ये पता नहीं फिर हटाया गया? जैसे कि टेबल नंबर 2 ये इसमें ये लिख रखा है। ये जो टेबल नंबर है ना, सब्स्टिट्यूटेड बाय 2009 द टेबल वाज अर्लियर द टेबल वाज अमेंडेड। ये सेक्शन नंबर 354 इसके अंदर पहले ये था, उसके बाद में इसको हटा के ये कर दिया। पहले 354 एक कंपाउंडिंग ऑफेंस था, फिर बाद में सेक्शन नंबर 354 को कंपाउंडिंग ऑफेंस की कैटेगरी से हटा दिया। यही तो अमेंडमेंट क्या था इसमें, पर यार इसने अमेंडमेंट को शामिल क्यों नहीं किया? मैं यही देख रहा था इसको। तो अब मान लो किसी महिला ने लज्जा भंग का ऑफेंस लगा भी दिया, मतलब चार्ज लगा भी दिया, और अब अपन को उसको ना दोनों के बीच में राजीनामा भी हो गया, बात भी खत्म हो गई। अब अपन ऑफेंस को क्या करवाना चाह रहे हैं? ट्रायल को खत्म करवाना चाह रहे हैं। फिर क्या कार्रवाई होगी? गवाह को हॉस्टाइल करवाना पड़ेगा। एक हॉस्टाइल का होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर एविडेंस 153 कहाँ होता है? कहाँ होता है? 154 ये नलिनी सही बोल रही है। हॉस्टाइल विटनेस सेक्शन नंबर 154 है। तो जब व्यक्ति हॉस्टाइल होता है ना, उसके बाद में उसको हटा दिया जाता है कि साहब साक्ष्य ले रहा है, इसको दूसरी किया नहीं दूसरी। ऐसे तो 509 भी है। हाँ, सेक्शन नंबर 509 तो कंपाउंडिंग ऑफेंस है। सेक्शन नंबर 354 ABCD वगैरह कंपाउंडिंग ऑफेंस है। चलो सब सेक्शन नंबर 3। तो जब किसी अपराध को शमन कर सकते हैं तो ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण प्रेतन वगैरह भी शमन नहीं होगा। सब सेक्शन नंबर 4। इस सब सेक्शन नंबर 4 में 2 अलग अलग सेक्शंस हैं, इसको याद रखना। क्या सेक्शन है? मैं सब सेक्शन 4 पढ़ो। जब वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता। देखो क्या मतलब हुआ कि कॉलम नंबर 3 में बात बता रही कि कौन सा व्यक्ति इसका शमन करवाएगा, ठीक है ना? तो क्या लिख रखा है कि ऐसा व्यक्ति जो इसका शमन करवा सकता है। हाँ, 18 वर्ष से कम आयु का है। हाँ, तो क्या हुआ है? सिर्फ मान लो सेक्शन नंबर 509 का ऑफेंस किसी ऐसी बच्ची के साथ में हुआ है जो कि 18 साल से कम, तब फिर शमन कौन करवाएगी उसको? जो उसकी तरफ से संविदा करने के लिए सक्षम या जड़ है या पागल है, तब कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम हो, न्यायालय की अनुज्ञा से इस अपराध को शमन करवाएगा। कौन व्यक्ति करवाएगा? जो उसकी तरफ से संविदा करने में सक्षम हो। और शब्द लिखा है न्यायालय की अनुज्ञा से।
prosecution. और सबसेक्शन 4 नहीं, इसका सेकंड, जब वह व्यक्ति जो इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता मर जाता है, सेकंड कंडीशन क्या होगी है? मर गया, कॉलम नंबर 3 वाला व्यक्ति मर गया। तब ऐसे व्यक्ति का सिविल प्रक्रिया संहिता में यथा परिभाषित विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से ऐसे अपराध का शमन कर सकता है। कौन करेगा? Legal लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा, न्यायालय की कंसेंट सम्मति से। पहले वाले में लिखा है न्यायालय की, परमिशन दूसरे में लिखा है न्यायालय की। कंसेंट। याद रखना, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछ लिया था। पहले वाले में यदि वो जड़ है, पागल है, 18 साल से कम है, तो उसकी तरफ से कौन करेगा? जो वो संविदा व्यक्ति जो करने संविदा में के उसकी तरफ से संविदा करने में सक्षम है। और दूसरी स्थिति में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग में? सिविल प्रोसीजर कोड। और सिविल प्रोसीजर कोड के कौन से सेक्शन में एलआर की परिभाषा दे रखी है? 211 में। आपने एलआर को कैसे डिफाइन किया था उसमें? 11 के नीचे एल और 2 के नीचे आर कर दिया। मैथ से प्रॉफिट पढ़ो तो ना लेनी। जब अभियुक्त विचारणा सुपुर्द कर दिया जाता है या जब वह दोष सिद्ध कर दिया जाता है और अपील लंबित है, तो अपराध का शमन यथास्थिति उस न्यायालय की इजाजत के बिना अनुज्ञात न किया जाएगा जिसे वह सुपुर्द किया है या जिसकी समक्ष अपील सुनी जाए। नॉर्मल सी बात है। उनकी परमिशन, कौन सी परमिशन? जहाँ पर मामला सुपुर्द किया गया है या फिर जहाँ पर अपील पेंडिंग है। नेक्स्ट, धारा छोड़ो, 4 सबसेक्शन 7 पर आ जाओ सीधा। सबसेक्शन 7 को भी हटाओ, 8 पर आ जाओ आपको सीधा। अपराध की इस धारा के अधीन शमन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा जिससे अपराध का शमन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना सेक्शन नंबर 320 में। जब किसी अपराध के व्यक्ति को शमन किया जाता है, मतलब किसी अपराध को शमन किया जाता है, तो व्यक्ति की क्या स्थिति रहेगी? और सबसेक्शन 7 ने क्या लिखा कि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्धि के कारण किसी अपराध के लिए वर्धित दंड से या भिन्न किस्म के दंड से दंडनीय है, तो फिर ऐसे अपराधों का शमन नहीं होगा। प्रीवियस कन्विक्शन है और बड़े हुए दंड से दंडित है। जब अभियुक्त विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाता है या जबकि वह दोष सिद्ध कर दिया जाता है और अपील लंबित है। अच्छा, किसमें, इसमें क्या पूछना चाह रहे हो? इसमें मतलब कि भाई जब कमिट कर दिया है तो ये बोल रहा है कि लीव ऑफ द कोर्ट टू विच ही इज कमिटेड। कमिट तो कर दिया, मामला उनके पास चला गया, तो कंपाउंड तो वही करेंगे, मतलब मामला उनके पास कमिट करने के बाद चला गया, परमिशन नहीं ले रहा। कमिट किए जाने के बाद में यदि कोर्ट ऑफ सेशन ने मामला सेक्शन नंबर 228 से फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सीजेएम को भेज दिया, और सीजेएम और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सी ट्रायल कर रहे हैं? पुलिस रिपोर्ट से संस्थित वारंट मामला। मैटर कौन सा था? ट्रायबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन का। तो कोर्ट ऑफ सेशन, अब इसने क्या किया? कोर्ट ऑफ सेशन ने मामला सेक्शन नंबर 192 के हवाले किया। तो अब उसको हमें क्या करना है? कंपाउंडिंग, वो उसको 320 की सेक्शन लगाना है। तो फिर अब ये नीचे वाला मजिस्ट्रेट कोर्ट किससे पूछेगा? कोर्ट ऑफ सेशन से, क्योंकि उसको कमिट किया गया अपील में अपील जाएगा। वो तो कर दिया। हाँ, दोष सिद्धि होगी। और अब दोष सिद्ध के मामले में अपील चल रही है, अपील के दौरान वो कंपाउंडिंग ऑफेंस में आ जाता है। इसका मतलब ये है कि सेक्शन नंबर 320 की एप्लीकेबिलिटी जब मूल ट्रायल चल रहा है तब भी नहीं, जब अपील चल रही होती है तब भी हो सकती है, शमनीय मामला है। तो अपील होने के बाद में वो उसी कोर्ट में कंपाउंडिंग ऑफेंस की एप्लीकेशन लगा। अपीलेंट कोर्ट में नहीं, जहाँ विचारण एक मिनट, लिंक हुआ है। अपील लंबित है, तब अपराध का शमन यथास्थिति उस न्यायालय की इजाजत के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिससे वह सुपुर्द किया गया है या जिसके समक्ष अपील सुनी जानी है। दोनों की परमिशन लेनी। या तो सुपुर्द किया जाना उसकी परमिशन होगी। नहीं, कोर्ट मतलब ये तो बोल रहा है कि अपील जहाँ सुनी जा रही है उसकी परमिशन, ठीक है, परमिशन तो उसकी होगी। ये एप्लीकेशन उस कोर्ट में लगा रहा है जिसने ऑर्डर दिया है दोष सिद्धि का या दोष मुक्ति का। एक मिनट, इंग्लिश का when the accused has been committed for a crime or when he has been convicted and an appeal is pending, no composition for the offence shall be allowed without the leave of the court to which he is committed or as the case may be before which the appeal is to be heard। सही है ना? यदि अपीलेंट कोर्ट में मामला चल रहा है, कन्विक्ट कर दिया और उसके बाद उसको अपील किया है और अब वो कंपाउंडिंग ऑफेंस की एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो फिर अपीलेंट कोर्ट की परमिशन होगी। कमिटेड मामले की तो अपन ने देखी,
बस तो एप्लीकेशन तो फिर वो अपील न्यायालय में लगाएगा। अपील न्यायालय में ही लगाएगा। तो यहाँ तो बोल रहा है इजाजत के बिना इजाजत- नहीं अनुज्ञात नहीं करेगा, मतलब किसी और कोर्ट में लगा रहा है, वो परमिशन के लिए वहाँ अपील कोर्ट में जा रहा है। इजाजत तो जैसे सुप्रीम कर रहे तब इजाजत चाहिए। दोनों हैं बाबा, लाइन देखो। जैसे मतलब ये इजाजत और वर्ड दोनों की है। हाँ तो ये कह रहा है सर, ये तो नॉर्मल एप्लीकेशन लगाने के लिए इजाजत नहीं है, अपराध का शमन किए जाने के लिए इजाजत है। देखो हाँ सर, पर ये अभी उस कोर्ट में तो नहीं लगा रहा सर। कौन सी कोर्ट में? अपीलेट अपीलेट कोर्ट। कोर्ट। अपीलेट कोर्ट में लगा। तो ये इजाजत लेने के लिए अपीलेट कोर्ट खुद को ही अपनी इजाजत देगा इसे। बाबा एक बार पढ़ो उसको, क्या कह रहा है? जब अभियुक्त विचारणा सुपुर्द कर दिया जाता है या जब दोषित कर दिया जाता है। देखो दो बातें हो गई, या तो सुपुर्द कमिटल कर दिया और या फिर दोषित दोषित कर। दोषित कौन सी कोर्ट ने किया है? नीचे वाली कोर्ट में, ठीक है। और अपील लंबित है। तब हाँ अब देखो ये जो दूसरी वाली स्थिति है ना, वो केवल दूसरी वाली बात नहीं है कि दोष सिद्ध कर दिया और अपील लंबित है, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया और अपीलेंट कोर्ट में अपील पेंडिंग है। आगे चलो। तब अपराध का शमन हाँ क्या कह रहे हैं? तब अपराध का शमन, हाँ यथास्थिति उस न्यायालय की इजाजत के बिना हाँ अपराध का शमन फिर किसकी परमिशन लेगा? कोर्ट की परमिशन तो लेगा ही लेगा ना। यदि कमिटेड मैटर है तो कमिटल कोर्ट की परमिशन लेगा, और यदि मामला अपील में चल रहा है तो फिर अपीलेंट कोर्ट की परमिशन लेगा। हाँ उस न्यायालय की इजाजत के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसे वह सुपुर्द किया गया है या जिसके समक्ष अपील सुनी जानी है। यही तो कह रहे, यही तो कह रहे कि साहब अपील कर दी। अच्छा अपील कर दी और ये कह रहा अपील सुनी जानी है, ठीक है। एप्लीकेशन लगा दी अपील की, इससे पहले कि अपील की एप्लीकेशन लगाने के अपील की तारीख आए और उससे पहले कंपाउंडिंग ऑफेंसेज में आगे मामला आ गया उन दोनों का, तो फिर किससे परमिशन लेगा वो? अपीलेंट कोर्ट से लेगा कि साहब हम लोगों ने अपील फाइल कर दी और मामला क्या हो चुका हमारा राजीनामे योग्य था, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, शमन करवा रहे हैं। आप प्लीज इजाजत दीजिए कि हमें मामला शमन हो जाए। बस नॉर्मल सी बात है। कमिटल वाली बात थोड़ी सी फंसी हुई थी कि सब फिर उसकी कमिटल की कैसे लेंगे। सेक्शन 228 में मामला फंसता जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजता है। सर ये है ना, मतलब एप्लीकेशन लगाना जरूरी है ना शमन की? कोर्ट अपनी इच्छा से थोड़ी शमन करवाएगा कभी। देखो यदि अपराध टेबल नंबर 1 का है तब तो फिर दोनों व्यक्ति अपनी तरफ से ही मामला एप्लीकेशन लिख के मजिस्ट्रेट साहब को पेश कर देंगे कि साहब हमारे बीच में शमन हो गया, राजीनामा हो गया, दोष मुक्त करो। तो दोष मुक्त किए जाने का तो ऑर्डर मजिस्ट्रेट देगा ही देगा। दूसरी बात, यदि अपराध टेबल नंबर 2 का है तो फिर एक एप्लीकेशन पेश की जाएगी न्यायालय के समक्ष, अगर हम दोनों जने इस बात में राजी है कि हमें दोष मतलब अपराध ये हो चुका है, हमें आप दोष मुक्त कर दो। न्यायालय चाहे तो उसे दोष मुक्त करेगा, नहीं तो फिर वो ट्रायल में चला सकता है। अगर कोर्ट को ही लगे, मतलब उनको नहीं करना, कोर्ट को ही लगे कि हमने ना कंपाउंडिंग करवा देनी चाहिए, कोर्ट तो हर संभव प्रयास करेगा, कोर्ट तो हर संभव प्रयास करेगा कि मामला दोनों के बीच राजीनामा हो जाए तो ठीक रहे। अच्छा ऐसी बात कहाँ लिखी हुई कि कोर्ट हर संभव प्रयास करेगा कि राजीनामा हो जाए तो ठीक रहे? हिंदू मैरिज एक्ट टीवी में कंसिलेशन, किस पर? टीवी में कंसिलेशन। नहीं, जैसे कि अपन सीपीसी में देखते हैं सेक्शन नंबर 89 लोक अदालत की भावना से, ये एप्लीकेशन लोक अदालत की भावना से ही लगती है। सेक्शन नंबर 320 की नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट में भी तो डायवर्स में ये सब चीजें बोल रखी है कि जहाँ तक होगा वहाँ तक निपटाने की कोशिश करेगा। सीआरपीसी पे क्या लिखे बताओ? जहाँ तक होगा प्रयास करेगा कि राजीनामा हो जाए। चलो अभी उसको अपन छोड़ना है। बात सेक्शन नंबर 320 की होगी, अब आगे सेक्शन नंबर 321 का। सही सीबीसी में 89 क्या राज्यपाल का है? हाँ अचानक कैसे पता चला आपको ये? क्या है 321? अभियोजन कौन चलाता है? सरकार चलाती है भाई, गवर्नमेंट ही तो चलाती है। एक्यूज को प्रोसिक्यूट किया जाता है तो फिर प्रोसिक्यूशन वापस भी कौन लेगा? गवर्नमेंट ही तो लेगी किसी भी मामले में। जैसे कि अपन सलमान खान के मामले की बात करें, चिंकारा की, उसकी जब मैटर चल रहा था और स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि साहब हमें कार्रवाई नहीं करवानी, तो फिर वो मामले को विड्रॉल करवा सकती है। मगर विड्रॉल करवाए जाने से पहले किसकी परमिशन की जरूरत पड़ेगी? कोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। यही है सेक्शन नंबर 321 की बात।
पढ़ो जरा ऋतिक इसको 321 को। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन द पब्लिक प्रोसिक्यूशन। अभी तुम वापस हिंदी में आओगे थोड़ी देर बाद, पहले हिंदी में आ जाओ, पढ़ो। अभियोजन वापस लेना किसी मामले क्या लेना? अभियोजन। हाँ हाँ, अभियोजन वापस लेना। किसी मामले का बाद साधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारण या उन अपराध में से किसी एक या अधिन के बारे में जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है। और ऐसे वापस लिए जाने पर 2 बातें लिखी इसने अभी नंबर 1 तो कौन लेगा, या तो लोक अभियोजक या पीपी है या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, निर्णय सुनाया जाए। और नंबर 2 सेम कोई बात, आरोप की में परिवर्तन कब तक? निर्णय सुनाए जाने से पूर्व। सेक्शन नंबर 321 में अभियोजन को वापस लिया जाना कब तक? निर्णय सुनाए जाने के पूर्व, ठीक है। और नंबर 30 और अंतिम बात किसकी सहमति से? न्यायालय की सहमति से। हाँ, यदि आरोप विरचित किए जाने के पहले वापस लेता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा उसे? और आरोप विरचित किए जाने के बाद तो दोष मुक्त किया जाएगा। डिस्चार्ज और दोष मुक्त करने में क्या अंतर है? उन्मोचित और दोष मुक्त करने में? दोष मुक्त सर उसको अकॉर्डिंग करते हैं कि ये बेरोजगार है, इनको छोड़ दो। बेरोजगार का पहलू कहाँ से रहेगा? अपराधी नहीं है, इनको छोड़ दो। ऐसा नहीं कर सकते कि सर इसके बाल कटाए हुए नहीं है, इसको छोड़ दो। बेगुनाह इसको छोड़ दो, बेगुनाह। पीड़ित है। बेगुनाह इसको छोड़ दो। कोई बाल नहीं कटाया गया तो छोड़ा जा सकता। किसी को मैसेज कर दिया था आज तो मैं बेरोजगार पीड़ित है बेरोजगारी में। किसी को मैसेज किया, क्या कर रहे तो बोल रहे टीप टाइप पर। किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सीबीआई है तो फिर केंद्र और सरकार की तरफ का परमिशन लेनी पड़ेगी वापस लेने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पैरवी है तो राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। कर लोगे? सेक्शन 321 को कौन से सेक्शन से कोरिलेट किया था अपन ने? दीपक, परिवार का वापस लिया जाना। सेक्शन नंबर 257। सेक्शन 322 और 323 को फटाफट पढ़ दो, दोनों सेक्शन अपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। इवन 322, 323 और 325 3 सेक्शंस। क्या कह रहा है 322? सर इसमें ये बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट मामले का निपटारा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर पा रहा? समझ सकते नहीं मिली इसको उसको सीआरपीसी में शक्तियां नहीं मिली इसलिए नहीं कर पा रहा। ठीक करो वैसे कि साहब किसी मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है ऐसे मामले में, या तो उसके क्षेत्राधिकारिता में मामला नहीं आया या फिर अपराध उसके क्षेत्राधिकारिता में नहीं हुआ, तो फिर ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगा भाई? सीजीएम साहब को भेज देगा और सीजीएम साहब को कहेगा कि आप देखो साहब इसको वो किसको होना चाहिए। वैसे अपन ने ऐसी ही बात एक सेक्शन में देखी थी, जो सेक्शन नंबर 188 की बात है शायद, जो कह रहा है कि साहब अपराध का जुडिक्शन तो उसको नहीं हो रहा, तब वो फिर भी मामले को संज्ञान लिए जाकर उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिस मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में ऐसी कार्रवाई की जानी है। आया याद? और 187 है। और यदि उसे लगता है कि किस न्यायालय को भेजना है पता नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसे भेजेगा वो? हाईकोर्ट को। निकालो 187। स्थानीय अधिकारिता से परे किए गए अपराध के लिए लिखा हुआ हाईकोर्ट को अंडरलाइन किया अपन ने कहीं ना कहीं। इसी हाईकोर्ट को इसके मतलब अपन ने अभी भी एक जगह और पढ़ा है कि साहब मामला वो कोर्ट क्या करेगी, हाईकोर्ट को भेज देगी। अभी भी कौन से सेक्शन में पढ़ा अपन ने? जब अपराधी व्यक्ति कार्रवाई को समझने में सक्षम नहीं है और उसको दोषित कर दिया जाता है, तो सेक्शन नंबर 318। तो 2 मामले ऐसे पड़े हमने, सेक्शन नंबर 187 का और सेक्शन नंबर 218 का, जिसमें मामला किसको भेजा जा रहा है? हाईकोर्ट को। नंबर 30 की बात हाईकोर्ट के बारे में अभी भी अपन ने और पढ़ी कि यदि कोई सह अपराधी किसी अपराध की बात को ठीक ढंग से नहीं बता रहा है और उसके विरुद्ध हमें विचारण करना है, तो किसकी सहमति? हाईकोर्ट की सहमति से उसका साक्ष्य का विचारण किया जाएगा।
ठीक है, तो सेक्शन नंबर 322 कंप्लीट है, कर लोगे। 323 और 325 क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने कई बार पढ़ा है ऐसा कि साहब ट्रायल पूरी हो गई और मैजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव एप्रोप्रिएट पनिशमेंट, तो फिर वो किसको भेजेगा मामला? सीजेएम को। और सेक्शन नंबर 323 ये तो था 325 की बात, जब हमने दोष सिद्ध किया था उसको, वारंट ट्रायल जब हम पढ़ रहे थे, तो वो 3 तरह के काम करता है। सजा के बिंदु पर सुनेगा 325 की या 360 की कार्रवाई करेगा, ऐसे ही था। ये तो गया सेक्शन नंबर 325 की बात। और 323 क्या गया? ट्रायल के दौरान निर्णायक की सेशन कोर्ट कि मामला एब्सोल्युटली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो फिर मामला कोर्ट ऑफ सेशन को भेज दिया जाएगा। रट लेना इन तीनों सेक्शंस को। सेक्शन 323 कह रहा है कि मामला सुपुर्द किए जाने के लायक है तब। सेक्शन 323 में क्या करेंगे? मामला सुपुर्द करेंगे। जांच और विचारण में निर्णय में हस्ताक्षर करने के पूर्व कार्रवाई के किसी प्रकार पर प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण सेशन न्यायालय के द्वारा किया जाना चाहिए, तो वो इसे उसके पूर्व अंतरिम चुकबंदों के अधीन उस न्यायालय को सुपुर्द कर देगा और 18 उपाय को सुपुर्दगी लागू होगी। हो गया सेक्शन 323। 324 कोई खास सेक्शन नहीं है। 325 हम लोगों ने देख लिया कि साहब जब पर्याप्त कठोर दंड नहीं दे सकता है तो फिर वो किसको भेजेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सीजेएम साहब को। क्या कह रहा है 326? क्या मतलब हुआ? भागते का मतलब क्या हो गया है? अगर किसी ने मतलब कोई सुन रहा है उसका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर हो गई, डेथ होगी, इनकॉम्पिटेंट हो गया, तो फिर कार्रवाई को वापस से शुरू किया जाएगा, नहीं, वहां से सुन लिया जाएगा जहाँ पर कार्रवाई को रोका गया। जब ऑर्डर की फाइल रोक के फाइल ऑर्डर में है हाँ, और जज सबको ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो उस फाइल का क्या होगा? मामला ऑर्डर से शुरू होगा, हो सकता है एक आधी तारीख को आगे ले ले, एडजॉर्नमेंट कर ले के हिसाब में पढ़ते बाद में ऑर्डर को करवाना चाहता है। सेक्शन नंबर 327 न्यायालय का खुला न्यायालय। खुला न्यायालय का मतलब ऐसा है कोई भी आदमी आकर उस तरह की कार्रवाई को देख सकता है, सिवाय कुछ तरह के मैटर्स में बंद न्यायालय नहीं होगा, जैसे कि मेट्रो मॉनिटल केस है, 375 के मैटर्स है, तो उसमें कोर्ट खुद ही न्यायालय को बंद करवा देता है, कोर्ट को बाहर पियोन को बिठा देता है कि सब एविडेंस चल रहे हैं, फिर उसमें ओपन नहीं करना है। हो गया। सेक्शन नंबर 327 तक के इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, हम लोगों ने पढ़ लिए। अब देखो चैप्टर नंबर 25 पर आ गए। चैप्टर नंबर 25 में किन किन बातों को थोड़ा देखते हुए चलना है, बाकी हमें सब छोड़ना है, ये सब बातें। नंबर 1 बात तो सेक्शन नंबर 329 में सेक्शन नंबर 329 के प्रोवाइजो दे रखा है, परंतु यदि अभियुक्त मनन चिकित्सक और नैदानिक मनोविज्ञान के मजिस्ट्रेट को किसी सूचना से व्यतीत है तो वो नियुक्त से मिलकर बोर्ड के समक्ष एक अपील कर सकता है। ध्यान रखना। तीन 330 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बस केवल याद रख लेना कि इन्वेस्टिगेशन और विचारण के लंबित रहने के दौरान तक विशेष व्यक्ति को छोड़ा जाना, उसको कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। बाकी कोई सेक्शंस नहीं देखने। सेक्शन नंबर 338 जब निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है वहां प्रक्रिया। लास्ट सब सेक्शन नंबर 1 में यदि वह उसे पागल खाने को अंतरित करने का आदेश देती है तो एक न्यायिक और 2 चिकित्सक अधिकारियों का एक आयोग नियुक्त कर सकती है, बस इसको याद रखना। चैप्टर नंबर 26 नहीं देखो तो भी चलेगा, ये कोई खास बातें नहीं है, बस ये केवल कि साहब एक कमेटी किसकी बनेगी, बोर्ड किसकी बनेगी जो इस तरह का सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो ये 329 वाला है ना, इसका अगर क्वेश्चन ये तेरा ना मतलब वो जो रिपोर्ट है मेडिकल वगैरह एग्जामिनेशन की, अगर उससे कोई व्यतीत है तो अपन कहाँ करेंगे? ठीक है। Medical board था।
किसको करेगा, देख भी लिया अपन ने। चिकित्सा बोर्ड। सेक्शन नंबर 340 से शुरू कर रहे हैं अपन चैप्टर नंबर 26। जो चैप्टर नंबर 26 चलता है सेक्शन नंबर 352 तक। कोई खास बातें नहीं है इसमें, पर फिर भी अपन लोगों को पढ़ने का थोड़ा सा होता है कि सब अपन एक बार देख कर निकले। तो देख कर निकलने की स्थिति में एक आप सेक्शन नंबर 340 को देख सकते हो कि साहब ये किस तरह की बात कह रहा है, किस पर अधिकारिता होगी और कौन सा कोर्ट उसकी तरह का वो करेगा। एक सेक्शन नंबर 343 जहाँ 340 या 341 का दिन कोई मामला होता है, अध्याय 15 में किसी बात को होते हुए इस प्रकार की कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा, मान लो वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है। ये जो अपन चैप्टर नंबर 26 देख रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 26 एक्चुअली क्या है, ये चैप्टर नंबर 26 यदि किसी व्यक्ति के द्वारा कोर्ट के सामने कोई झूठे बयान दिए गए हैं तो क्या कोर्ट खुद उसको कॉग्निजेंस लेके उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। मतलब यदि अवमानना कर रहा है कोर्ट की, अवमानना करने का मतलब उसके द्वारा फैसले को नहीं मानना या फिर झूठा एविडेंस देना, तो क्या कोर्ट उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। तो सेक्शन 340 दो तरह की बात कह रहा है, एक तो वो खुद संज्ञान लेकर उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, और दूसरी तरह की बात लिख रखी है कि साहब संज्ञान नहीं लेता है तो फिर एक नोट बनाता है। इस तरह के व्यक्ति के द्वारा जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट होगा उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मामला भेज दिया जाएगा कि साहब आप इसका संज्ञान लो और इसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करो, क्योंकि इसने हमारे विरुद्ध इस तरह का एविडेंस देकर इस तरह का अपराध किया है। तो यदि इस तरह की बात मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष की जाती है तो सेक्शन नंबर 344 में मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए कौन सी प्रक्रिया कर सकता है, वो सेक्शन नंबर 340 समरी ट्रायल। समरी ट्रायल की प्रक्रिया बता रखी है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट उसको बुलाकर इस तरह का काम करेगा। एक बार इससे गो थ्रू होना जरूरी है 344 से, एक बार पढ़ना जरूरी है। वो खुद को उसको उसकी अवमानना गो थ्रू का मतलब होता है पढ़ना। आप अपने सीआरपीसी से गो थ्रू हो रहे हो, उसको लर्न बाद में करोगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 345 अवमानना के कुछ मामले में क्या क्या कर सकता है वो। 500 रुपए तक का जुर्माना है, 1 मास तक की सजा है, ये सब थोड़ा सा देखते हुए चलना। 200 रुपए का जो जुर्माना है, और जहां सेक्शन नंबर 345 की कार्रवाई नहीं करता है, मतलब वो खुद संज्ञान नहीं लेकर क्या कर सकता है, फिर एक टिप्पणी कर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को भेज सकता है कि आप इसका संज्ञान लो, आप इस पर कार्रवाई करो। सेक्शन नंबर 351 को थोड़ा सा ध्यान रखना कि साहब कौन कौन से सेक्शन की 2 सिद्धि की अपीलों के बारे में बात कर रहा है। 344, 45, 49 और 50 अभी तक जो अपन ने प्रोविजन पढ़े ना उन्हीं की। सर 350 में जो लिखा है समन के पालन में साक्ष्य हासिल न होने पर उसे दंडित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया है। हाँ। सारे तरह के समन पे लागू हो रही है, मतलब कोई भी समन जो भेजा जाता है या फिर इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर नहीं है, कोई भी समन CRPC का पे, ही- सीआरपीसी के किसी भी समन पे यदि किसी दंड न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए समन न्यायालय के द्वारा कोई साक्ष्य समन को पालन करने के लिए, ठीक है ना। खत्म। चैप्टर नंबर 27 निर्णय। क्या होता है निर्णय?
निर्णय क्या होता है? न्यायालय के द्वारा किसी भी अपराध की गतिविधि में दी गई अंतिम अभिव्यक्ति जो किसी व्यक्ति को दोषी और दोष व्यक्ति के बारे में परिभाषित करती है, प्रोक्लेम करती है, घोषणा करती है। निर्णय का तो इंग्लिश में जजमेंट होता है, ऑर्डर का हिंदी में क्या होगा? आप बताओ क्या होता है ऑर्डर? आदेश। आदेश। सही है। अब बताओ निर्णय और आदेश में क्या अंतर है? निर्णय तो जजमेंट है, आदेश ऑर्डर है। ये की चीज है।